मेरा फोकस आपको रटाने से ज़्यादा ये है कि आप लोग समझें, और अगर समझ गए तो आप लोगों को याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। राजीविका द्वारा ऐसी कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं, कैसे पढ़ना है, कितना रिवीजन करना है, वो हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। ये प्रश्न डायरेक्ट मेंस में भी बनते हैं, ये प्रश्न डायरेक्ट फिल्म्स में भी बनते हैं। आपसे पूछ लेगा ये प्रोजेक्ट 2 ट्रेंच 4 इसको कौन चला रहा है, कौन इसको मदद दे रहा है। लूज पेज अपने हाथ में रखिए, मैं पेज जुड़वाता जाऊंगा, जुड़े रहिए, मस्ती के साथ पढ़ेंगे, मैं गलत नहीं होने दूंगा क्वेश्चन। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, वंदन विकास केंद्र में हाड़ौती का कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है। क्या ट्रिक बनी आपकी मिशन पंचरत्न को याद रखने के लिए? पी गोज चैप्टर का 1/3 हिस्सा है जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि, शहरी ग्रामीण और क्षेत्रीय विकास। क्षेत्रीय विकास कंप्लीट हो चुका है आपका। इस बार आर्य भर्ती परीक्षा 2024 मेंस का 10 नंबर का सवाल था, शहरी जनजाति कौन कौन सी जनजातियों को दिया जाएगा। 4 दे देगा, पूछेगा किसको नहीं दिया जा रहा है। की कट है। नमस्कार साथियों, मैं नितेश गुप्ता स्वागत करता हूँ अगस्त्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इकोनॉमिक सर्वे हम लोग पढ़ रहे थे साथियों, जिसमें हमने चैप्टर 1 से पहले जो सारांश है वो और चैप्टर 7 कंप्लीट कर चुके थे। चैप्टर 3 हमारा चल रहा था और चैप्टर 3 में उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 3 में हम देख रहे थे कि पढ़ने का नया तरीका क्या हो, असरदार तरीका क्या हो। चीज़ों को सीधा सीधा रटने की जगह और सीधा एक पॉइंट से उठाकर अंतिम पॉइंट तक पहुंचकर पढ़ने की जगह, रीडिंग मारने की जगह हम लोगों ने एक नया तरीका निकाला था। चैप्टर को 6 पार्ट में तोड़ा था, जो कि इकोनॉमिक सर्वे ने तोड़ के दिया है। उन 6 पार्ट में क्या क्या है वो समझा था। शहरीकरण क्या है, पहले डेटा देखा था, फिर शहरी विकास के बारे में हमने बात की थी, और शहरी विकास हम लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके थे। इस क्लास में आगे बढ़ते हैं। ये हमारे 6 पार्ट थे, जिसमें से ये पहला पार्ट, कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरा कंप्लीट कर चुके हैं, तीसरा पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। चौथा पार्ट समग्र ग्रामीण विकास और सामाजिक समावेशन आज हम स्टार्ट करेंगे। और इसी पार्ट के अंतर्गत इस चैप्टर की जो हेडिंग थी, जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि, शहरी ग्रामीण और क्षेत्रीय विकास, तो इसी सेक्शन के अंतर्गत हम क्षेत्रीय विकास को भी समझेंगे और ग्रामीण विकास के पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। हमने साथियों आप लोगों के लिए अलग अलग तरीके के नवाचार हम लेकर आ रहे हैं। इनकी जो हैंड रिटन नोट जिनसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, उनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी गई है। जल्दी हम आप लोगों को चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी प्रोवाइड करा देंगे, ताकि आप लोगों को हर चैप्टर के एमसीक्यू आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर लें। चैप्टर वाइज एमसीक्यू और आंसर देंगे तो उसके बाद आप मानिए कि इकोनॉमिक सर्वे की तरफ से तो आप लोग निश्चिंत हैं। बिल्कुल हम कोशिश कर रहे हैं कि इकोनॉमिक सर्वे में आपका कोई भी डेटा ऐसा ना हो जो इकोनॉमिक सर्वे से बाहर हो, इकोनॉमिक सर्वे में कोई भी डेटा आपका छूटे ना। साथ ही इकोनॉमी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर भी आपके साथ चल रहे हैं। जल्दी ही हम लोग और भी बहुत सारे चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। आप लोग मन लगाकर और दृढ़ता से पढ़ाई करते रहिए। ये सोचकर पढ़ाई कीजिए कि इधर उधर की चीज़ें हमें हटाकर काम भर की चीज़ें हमें अपने निकालनी है और उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना रिवीजन करना है, वो हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर का जो चौथा खंड है, उस खंड की तरफ बढ़ते हैं, समग्र ग्रामीण विकास और सामाजिक समावेशन। जैसा मैंने बताया था लास्ट क्लास में, हमने लास्ट में इन तीनों के अंदर जो हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं वो यहीं लिख के रिवाइज किया था। चैप्टर ख़त्म होने दीजिए। चैप्टर ख़त्म होने के बाद एक पेज लेंगे, एक पेज पे पूरे चैप्टर का निचोड़ निकाल कर आपको हम दे देंगे कि क्या क्या चीज़ें उस पर पढ़ी है हमने। आप बस इन क्लासेस को देखिए। क्लासेस देखने के बाद जो हम एमसीक्यू देंगे उन एमसीक्यूज़ को सॉल्व कीजिएगा। नोट्स जो हम देंगे उनके प्रिंट निकाल कर रखिए। क्लासेस देखिए, नोट्स के प्रिंट निकालिए, और उसके बाद जो अंत में वो पेज आएगा, उस पेज को नोट्स के सबसे ऊपर वाले पेज पे लगाइए। जैसे चैप्टर 3 के बाद जो कंक्लूजन देंगे हम आपको, उस कंक्लूजन को चैप्टर 3 के सबसे ऊपर लगाइए, वो आपका इंडेक्स बन जाएगा। उसके हिसाब से आप लेके चलिए, रिवीजन करते चलिए, टिक टिक लगाते चलिए। एक पेज हर चैप्टर के बाद एक्स्ट्रा जोड़ के रखिए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, कुछ चीज़ नई हुई, नई मिली, आपको नहीं मिली, करंट में नहीं आई, उसको वहीं किसी और कलर के पेन से ऐड ऑन कर दीजिए। आपके नोट्स खुद के रेडी हो गए, क्यों नोट्स के पीछे भागना है। आगे बढ़ते, समग्र ग्रामीण विकास और सामाजिक समावेशन, यहाँ तक हम देख चुके थे। अब हमें देखना है समग्र ग्रामीण विकास और सामाजिक समावेशन, समावेशिता। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, हम बाइलिंगुअल चल रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव रूरल डेवलपमेंट एंड सामाजिक समावेशन, सोशल इंक्लूजन। आप जानते हैं कि मैं जब भी आप लोगों को पढ़ाता हूँ
तो मेरा पहला फोकस इस बात पर होता है कि हमें पढ़ना क्या है, आप लोग वो समझें। जब हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी तो हमने जीवन की गुणवत्ता, जो इस चैप्टर की हेडिंग है, वहाँ से शुरुआत की थी। जीवन स्तर, जीवन की गुणवत्ता में हमने अंतर देखा था, शहरीकरण देखा था, शहरीकरण क्यों हो रहा है, क्या रीजंस हैं, क्या डेटा हैं, सब चीज़ों को हम बहुत बारीक तरीके से देखते हुए चले। मेरा फोकस आपको रटाने से ज़्यादा ये है कि आप लोग समझें, और अगर समझ गए तो आप लोगों को याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, समग्र ग्रामीण विकास, इसमें ग्रामीण विकास अगर इसको दे देता और समग्र ना लिखता तब भी क्या ये हेडिंग पूरी थी? ग्रामीण विकास और सामाजिक समावेशिता। सामाजिक समावेशिता तो आप समझ ही रहे हैं, अलग अलग सेक्शंस को लेकर चलना, एक साथ लेकर चलना। बट समग्र का क्या मतलब है? समग्र ग्रामीण विकास का मतलब है ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग पेरिफेरल क्षेत्र जो हैं, अलग अलग विभाग जिसे कह दें, मैं विभाग संभाग कह दीजिए, कृषि हो गया, उद्योग हो गया, सेवा क्षेत्र हो गया, और भी बहुत सारे, जो पशुपालन हो गए, इन सब चीज़ों को, इन सब का डेवलपमेंट कैसे जीवन की गुणवत्ता सुधारे, यानी कि लाइवलीहुड, जीवन आजीविका के लिए अवसर प्रदान करे, रोजगार के अवसर हो, शिक्षा हो। तो इन सब चीज़ों को जब हम एक साथ लेकर चलेंगे तो उसे कहेंगे समग्र विकास। ग्रामीण विकास अगर मैं कहता तो ग्रामीण विकास का मतलब आ जाता सड़कें, पानी, बिजली। बट इस चैप्टर का उद्देश्य है जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। तो इसलिए यहाँ पर एक समग्र शब्द, कॉम्प्रिहेंसिव शब्द लिखा हुआ है। एक एक शब्द का अर्थ है साथियों। देखिए, राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों के नियोजित विकास के लिए 1 अप्रैल 1999 को पृथक कर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की स्थापना की गई। तो विभाग की स्थापना कब हो जाती है, ये हमारा क्वेश्चन है। 1 अप्रैल 1999 को किस विभाग की स्थापना की गई है? ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की स्थापना की गई है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ से जाता है 1 अप्रैल 1999 को। आगे चलिए, राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद। अब देखिए, अब आते हैं हम राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद, या तो इसको आरजीएपी बोल सकते हैं, आजीविका विकास परिषद, आरजीएपी भी बोल सकते हैं, या फिर इसे आम भाषा में बोला जाता है राजीविका। राजीविका क्या है? देखिए, हम किस टॉपिक के अंदर पढ़ रहे हैं वो ध्यान रखिए। समग्र ग्रामीण विकास और सामाजिक समावेशिता के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं राजीविका को। आइए, राजीविका क्या है? अक्टूबर 2010 में इसकी स्थापना होती है एक स्वायत्त परिषद के रूप में। स्वायत्त परिषद मतलब जिसे खुद के मामलों में निर्णय लेने की अधिकार प्राप्त हो। तो स्वायत्त परिषद के रूप में इसकी स्थापना होती है अक्टूबर 2010 में। यह परिषद सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत रजिस्टर्ड है। देखिए साथियों, एक एक्ट होता है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट एक जगह तो आप पढ़ेंगे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958, और बहुत सारी जगह आप पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट 2013। अगर कोई कंपनी की तरह रजिस्टर्ड है तो वो कंपनी एक्ट में रजिस्टर होती है। अगर कोई कंपनी की तरह नहीं, एक समाज या एक सोसाइटी या एक परिषद की तरह से रजिस्टर हो रही है, तो वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 के तहत रजिस्टर्ड होती है। तो ये बेसिक चीज़ है, ये सवाल आपसे पूछे जाने की संभावना नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। उद्देश्य क्या है इसका, क्यों इसकी स्थापना की गई? ग्रामीण निर्धनों के लिए स्थायी वित्तीय और प्रभावी संस्थागत आधार सृजित करना, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो निर्धन लोग हैं उनके लिए परमानेंट फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाए, कि ऐसा नहीं हो कि एक बार हुआ और उसके बाद अगले साल फिर नहीं है। वित्त किसी रोजगार कोई करना चाह रहा है, उसने 1 साल के लिए वित्त ले लिया, अगली बार के लिए कुछ है ही नहीं। तो कैसा वित्तीय प्रबंधन करना है, कैसा वित्तीय आधार करना है? स्थायी वित्तीय आधार और प्रभावी संस्थागत आधार, यानी कि इंस्टीट्यूशन और संस्था का मतलब हुआ, जैसे राजीविका अपने आप में एक संस्था है। यह संस्था एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करे कि ग्रामीण निर्धन जो हैं उन्हें अपने रोजगार से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, या फिर किसी जो सरकारी योजनाओं के लाभ, जिनमें वो अपने रोजगार से संबंधित जो उनको सरकारी योजनाओं के लाभ मिल रहे हैं, वो कहीं एक जगह जाकर वो उस चीज़ के लिए बात कर सके। तो इसे कहा जाता है संस्थागत आधार दिया जाना जरूरी है। तो उद्देश्य क्या था? ग्रामीण निर्धनों के लिए 2 चीज़ें करनी है, स्थायी वित्तीय और प्रभावी संस्थागत आधार सृजित करना है। तीसरा देखिए, सतत आजीविका, आजीविका की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है सतत आजीविका की, यानी लगातार सतत आजीविका में वृद्धि हो के माध्यम से घरेलू आय बढ़ाना। घरेलू आय बढ़ाना, अगर किसी परिवार की
आय बढ़ाने की जब हम बात करते हैं तो सतत आय और आय में अंतर क्या है? सतत आय का वही मतलब है कि आय बढ़े, बट ऐसा ना हो कि वो 1 साल या 6 महीने के लिए बढ़ के और फिर रुक गई और उसके बाद का कुछ अता पता नहीं है। ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहना चाहिए। हर साल, हर बार, हर समय, हर फसल चक्र में, हर महीने, जो भी हम टाइम फ्रेम डिसाइड करें, हर बार ये प्रोसेस होना चाहिए। और ये प्रोसेस हर बार तब हो सकता है जब आपका संस्थागत ढांचा बड़ा सुदृढ़ हो। जब तक संस्थागत ढांचा सुदृढ़ नहीं होगा तब तक एक बार जोश के साथ तो आ गया, फिर वरना वही 5 साल बाद इलेक्शन के टाइम पर चीज़ें होती हैं। तो दूसरा उसका उद्देश्य हुआ सतत आजीविका में वृद्धि के माध्यम से घरेलू आय को बढ़ाना। तीसरा, वित्तीय और चिन्हित लोक सेवाओं तक उनकी पहुंच बढ़ाना। बिल्कुल ठीक बात है, यानी कि कुछ लोग सेवाएं जो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं या पहुंच भी पा रही हैं तो भी नहीं पहुंच पा रही हैं, तो उनको लोगों तक पहुंचाना। और अगर पहुंच पा रही हैं तो ये सुनिश्चित करना कि वे हमेशा पहुंचे, वे अटके नहीं बीच में। बाहरी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिदृश्य के अनुरूप व्यवहार क्षमता को बढ़ाना। यानी सामाजिक आर्थिक का मतलब हुआ सोशियो इकोनॉमिक। सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य बाहर का कैसा है? ट्रम्प टैरिफ चल रहा है, मैं बहुत बाहर की बात कर रहा हूँ। या फिर राजस्थान का प्रोडक्शन के ऊपर बात है। सोशल कल्चर कैसा है? किसी जाति वर्ग को ऐसा तो नहीं है जिसे रोजगार करने से रोका जा रहा हो। या फिर राजनीतिक परिदृश्य कैसा है? स्टेबिलिटी है या नहीं है? पता लगे जैसे लास्ट गवर्नमेंट में हो रहा था कि गवर्नमेंट स्टेबल नहीं थी, तो उनके अनुरूप व्यवहार क्षमता को बढ़ाना कि अगर ऐसी कंडीशंस भी आ रही हैं तो भी लोग अपने रोजगार क्षमता और व्यवहार क्षमता है उसको किस तरीके से बना के रखें। सभी ग्रामीण निर्धनों की पहचान करना, सहभागिता, पहचान प्रक्रिया एवं सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना के माध्यम से। यानी कि सभी ग्रामीण निर्धनों की पहचान करनी है, सहभागिता यानी कि उन लोगों का कोऑर्डिनेशन जरूरी है, और पहचान प्रक्रिया इस चीज़ को भी सुदृढ़ बनाया जाए, और सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना यानी सोशो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे जिसे हम बोलते हैं, उसके माध्यम से ये सब चीज़ें जो योजनाएं हैं उनको लागू करना, डेटाज को मॉनिटरिंग, डेटा मॉनिटरिंग के लिए उनको कंपाइल करना, तो वो सब चीज़ें इसके उसमें राजीविका में शामिल है। तो हमने यहाँ पर देख लिया राजीविका के कार्य देख ली। इसको थोड़ा और नीचे कर देते हैं वरना आप लोगों को पैनल PDF मिलने में दिक्कत आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित राजीविका द्वारा चलाई गई योजनाएं। राजीविका द्वारा ऐसी कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं, जो भारत सरकार की हैं? योजनाएं हैं भारत सरकार की और चला रहा है राजीविका। ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं? तो देखिए, पहली है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, NRLM जिसे बोला जाता है। हमने शहरी विकास में DNULM पढ़ा था, दीनदयाल अंत्योदय योजना। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन पढ़ा था। जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसर सृजित करना। ये हम पॉलिसीज़ की क्लास लेंगे, उसमें सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे, बट हमें ये देखना है कि अभी राजीविका कौन कौन सी चीज़ें चला रहा है। शुरुआत इसकी जून 2011 में होती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इसको चलाया जा रहा है। कई बार मंत्रालय इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, योजनाओं से संबंधित मंत्रालय पूछ लिए जाते हैं, तो उसका हमें ध्यान रखना है। संपूर्ण राज्य में क्रियान्वित है और केंद्र और राज्य की भागीदारी इसमें 60 और 40% है। उद्देश्य क्या है वो सब चीज़ें हम जब योजनाओं वाली क्लास लेंगे तो उसमें आपको बता देंगे। वैसे मैं बता देता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसर सृजित करना है। इसे चला कौन रहा है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार। और राजस्थान में इसे लागू कौन कर रहा है, चला राजस्थान में कौन देख रहा है? तो राजस्थान में राजीविका। ठीक है, पहली योजना हो गई। दूसरा, 2016 में इसका नाम दीनदयाल अंत्योदय योजना DNRLM कर दिया गया है। जो जैसे DNULM पढ़ा था हमने, दीनदयाल अंत्योदय योजना। 2024-25 तक 10 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जोड़ना है। SHG क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं? बहुत सारी महिलाएं जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं, वे आपस में मिलकर एक सोसाइटी बनाती है जिसे एक ग्रुप कहा जाता है। उस ग्रुप को एक एक व्यक्ति, यदि मान लीजिए डेयरी बिजनेस कोई एक महिला करती है गांव में, और वो 10 किलो दूध उसके पास होता है, वो 10 किलो दूध को बेचने जाती है। जो उससे 10 किलो दूध खरीदेगा वो अपने रेट पे खरीदेगा।
क्यों खरीदेगा वो अपने रेट पर? क्योंकि उसको मालूम है कि अगर इस महिला ने ये दूध नहीं बेचा तो इसके लिए ये बेकार हो जाएगा। तो वो कहेगा नहीं जी, मैं तो 100 रुपये नहीं दूंगा, मैं तो 60 रुपये दूंगा, 70 रुपये दूंगा, जो भी भाव मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं गणित भी पढ़ाता हूँ इसलिए 100 का आधार लेकर चल रहा हूँ। बट वहीं अगर 50 महिलाएं मिल जाएं और वो कहें कि हम तो इसी भाव पर देंगे, अब सामने वाले के ऊपर एक कंपल्शन आ जाएगा कि अगर मैंने दूध नहीं लिया तो मैं आगे दूध नहीं दे पाऊंगा। ये तो सारी महिलाएं एक हो गई। फिर उन महिलाओं को लोन लेने में भी आसान होती है, गवर्नमेंट भी उनको एक्रेडिट करती है अच्छे से, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। तो आजीविका के स्तर बढ़ाना और घरेलू आय बढ़ाना, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से। तो 2024-25 तक 10 करोड़ महिलाओं को इससे जोड़ दिया जाएगा, ये इकोनॉमिक सर्वे कहता है। दूसरा आता है राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन योजना, नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। इसका संचालन कौन कर रहा है? वर्ल्ड बैंक। देखिए, जब कोई विश्व स्तर की संस्था किसी प्रोजेक्ट को चलाने में मदद कर रही हो और वो डेटा इकोनॉमिक सर्वे में लिखा गया हो, आप लोगों को एक सेपरेट पेज बना लेना है। मैं आपको देखो बहुत सारे सेपरेट पेज बनवाऊंगा साथ में। मैंने आपको अभी लास्ट क्लास में बताया, एक सेपरेट पेज बना लीजिए, उस पर लिखना RHB कब बना है, रुडसिको कब बना है, रूडा कब बना है। एक सेपरेट पेज और लगाइए, उस सेपरेट पेज में आपको क्या लिखना है, ये लिखिए वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने एक देख लिया हमने, NRETP। और बताइए अटल भूजल योजना। जो भी इकोनॉमिक सर्वे में डेटा आता जाएगा वो इसमें लिखिए। जीका कौन कौन सी करती है हम अगले चैप्टर में देखेंगे। इसमें लिखिए ADB का हमने देखा था, जयपुर मेट्रो को उसने दिया था, और किसको दिया था। और देखिए IMF किसी को दे रहा है क्या, या और भी कोई विश्व स्तरीय संस्था। साथियों, ये प्रश्न डायरेक्ट बनते हैं, ये प्रश्न डायरेक्ट मेंस में भी बनते हैं, ये प्रश्न डायरेक्ट प्रीलिम्स में भी बनते हैं। आपसे पूछ लेगा ये प्रोजेक्ट 2 ट्रेंच 4 इसको कौन चला रहा है, कौन इसको मदद दे रहा है। तो ये सब चीज़ें हमें डायरेक्ट, जैसे RUIDF का हमने देखा था प्रोजेक्ट 2 ट्रेंच 4, तो ये सब चीज़ें हमें एक पेज पर लिखी हुई होगी ना, तो आपको लास्ट टाइम पे पूरे पन्ने नहीं पलटने हैं। आपको इसमें से इस पूरे एक पेज में से मुश्किल से 15 पॉइंट भी नहीं होंगे, इनमें से एक क्वेश्चन अगर आपको मिल जाता है, आपको क्या दिक्कत है उसमें। पेज, लूज पेज अपने हाथ में रखिए, मैं पेज जुड़वाता जाऊंगा, जुड़े रहिए, मस्ती के साथ पढ़ेंगे, मैं गलत नहीं होने दूंगा क्वेश्चन आपके। तो वर्ल्ड बैंक द्वारा संचालित की जा रही है, तो वर्ल्ड बैंक द्वारा, ठीक है। 9 जिलों के 36 ब्लॉक में संचालन किया जा रहा है। केंद्र राज्य की भागीदारी इसमें 60 और 40% है। तो 9 जिलों के 36 ब्लॉक और केंद्र राज्य की भागीदारी इसमें ये सब क्वेश्चंस हैं, इसीलिए मैं रेड में कर रहा हूँ, मैं आपको स्टार लगवाता चल रहा हूँ जो क्वेश्चन हैं उनके। प्रमुख गतिविधियाँ क्या हैं? प्रमुख गतिविधियाँ हैं संस्था निर्माण, क्षमता निर्माण, वित्तीय समावेशन, आजीविका हस्तक्षेप और अभिसरण। देखिए, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन योजना विश्व बैंक की सहायता से चल रही है। इसमें होगा क्या क्या? संस्था निर्माण यानी कि इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, संस्थाओं को बनाना जो इस काम के लिए जो इस योजना को लागू करेंगी, जो मॉनिटर करेंगी, जो डेटा, पहले तो डेटा इकट्ठा करेंगी, सर्वे करेंगी, सर्वे करने के बाद जब सर्वे हो गया उसके हिसाब से पॉलिसी बनेगी और पॉलिसी को एग्जीक्यूशन किया जाएगा। तो ऐसी संस्थाओं का निर्माण करना। दूसरा, जो संस्थाएं बन गई हैं उनका क्षमता निर्माण, क्या वो संस्थाएं बन तो गई हैं पर क्या वो केवल कागजों में बनी है? क्या ये जरूरी नहीं कि उन्हें टेक्नोलॉजी से इक्विप किया जाए, उन्हें फंडिंग की जाए। क्षमता निर्माण यानी कि वो कर सकें, उनमें क्षमता तो हो, तो कर सकने की जो बात है, तो उसके लिए क्या होगा? क्षमता निर्माण कैसे होगा? क्षमता निर्माण का तरीका है जब कि आप उसे इकोनॉमिकली एम्पावर कर दें, पैसे से एम्पावर कर दें, तकनीक से एम्पावर कर दें, अधिकार दे दिए जाएं, तो ये सब चीज़ें क्षमता निर्माण में है। फिर आता है वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन का मतलब हुआ कि वित्तीय सुविधाएं जो प्रोवाइड की जाएं वो इस तरीके से प्रोवाइड की जाए कि सारी योजनाएं एक साथ जो प्लान में, जो प्रोजेक्ट में प्लान में है कि हमें ये योजनाएं चलानी है,
तो उसमें वित्त का कंपोनेंट भी ऐड हो जाएगी। फाइनेंस इस तरीके से चलेगा और यहाँ से यहाँ तक आपका इस बेस पर आपको फाइनेंस किया जाएगा। फिर अगली रिपोर्ट ली जाएगी, रिपोर्ट ठीक आती है तो आपको फंडिंग और दी जाएगी, यानी वित्तीय समावेशन भी उनका किया जाए। फिर आजीविका, हस्तक्षेप और अभिसरण, यानी कि आजीविका बढ़ाने वाले ऐसे ऐसे संसाधनों का डेवलपमेंट किया जाए जिससे आजीविका में सुधार हो। तो ये राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन योजना थी। ठीक है साथियों, आगे आइए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, देखिए कब हुई है शुरू? 20 नवंबर 2016 से ये योजना शुरू हुई है। कुछ योजनाएं हैं जिनकी डेट याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ये जगह जगह कहीं ना कहीं पूछ लेते हैं। लाभार्थियों का चयन SECC यानी सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना 2011 में हुई थी। जो जातिगत जनगणना अभी भी न्यूज़ में थी, इसे इंग्लिश में बोला जाता है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। इसके माध्यम से जातिगत जनगणना के माध्यम से लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। और प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है, केंद्र राज्य का इसमें योगदान वही 60-40 है। लाभार्थी को क्या क्या दिया जाएगा? 1,20,000 रुपये, यहाँ लिख दें क्या? चलो यहीं लिख देते हैं, अलग कलर देते हैं। 1,20,000 रुपये, ये इतने रुपए दिए जाएंगे। प्लस स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण हेतु 12,000 रुपये अलग दिए जाएंगे। देखिए अभी जब योजना वाली क्लास लेंगे ना तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी दोनों को कंपेयर करके पढ़ लेंगे। ऐसी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण शहरी 1.0 2.0 सबको कंपेयर करके पढ़ लेंगे। अभी आप ये देखिए कि राजीविका कौन कौन सी योजनाएं चला रही हैं। और मनरेगा के तहत 90 दिन का रोजगार दिया जाएगा, 90 दिन का रोजगार दिया जाएगा, यानी कि 18,000 रुपये तक की सैलरी इनको इंश्योर की जाएगी। तो लाभार्थियों को 3 चीज़ दी जा रही हैं, 1,20,000 रुपये, 1,20,000 रुपये घर बनाने के लिए, 12,000 रुपये शौचालय के लिए जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत है, और 90 दिन का रोजगार दिया जाएगा। तो ये तीसरी योजना हो गई जो राजीविका द्वारा चलाई जा रही है। अब राजीविका और क्या क्या काम कर रही है, देखिए DigiPay सखी, DigiPay ये है महिला डिजिटल सखी 6,047 और महिला बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सखी 6,047 के रूप में कार्यरत है। इसे बोला जाता है DigiPay। आपसे क्वेश्चन सीधा ये पूछेगा कि DigiPay योजना राजस्थान में किसके द्वारा चलाई जा रही है? फिर वो DST यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी दे सकता है ऑप्शन में, वित्त विभाग DFS वित्त विभाग का भी दे सकता है। अभी SI टेलीकॉम वाले पेपर में एक क्वेश्चन था जिसमें ये था कि विश्वकर्मा योजना का था या किसका था कि उसकी तिथि बढ़ाई गई है, ये किसके द्वारा चलाई जा रही है। विश्वकर्मा नहीं था, कोई और दूसरी योजना थी। तो उसमें था कि आवासीय और शहरी मंत्रालय द्वारा और वित्त विभाग द्वारा। तो हमें याद रखना है। तो इसको कौन चला रहा है? राजीविका। फिर इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? कॉरेस्पॉन्डेंट सखी 6047 और महिला डिजिटल सखी 6047 के रूप में कार्यरत है। फिर उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की स्थापना की गई है। क्यों की गई है? उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड क्या किया गया है? उद्देश्य है 40,000 महिला डेयरी उत्पादकों को बढ़ावा देना। कितनी महिला? 40,000 महिलाओं को, डेयरी उत्पादकों को बढ़ावा देना है। लागत इसमें कितनी आएगी ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। सहयोग कौन कर रहा है? राष्ट्रीय नेशनल डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसको हिंदी में ऐसे याद रखिए, राष्ट्रीय डेयरी विकास निगम। कौन कौन से क्षेत्र में ये योजना चलाई जा रही है ये देखना है। कोटा, बारा, झालावाड़, करौली, सवाई माधोपुर और बूंदी। तो ये हाड़ौती, ये देखिए किस किस एरिया में चलाई जा रही है योजना। अब पढ़ने का तरीका देखिए, आपको जिले याद नहीं रखने हैं, आप तुरंत एक मैप ड्रॉ कीजिए। तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ तो चारों आ गए। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ चारों आ गए। फिर इसके बाद करौली और सवाई माधोपुर, तो करौली सवाई माधोपुर वाला यानी जुड़ा हुआ एरिया आ गया। तो आप इसको ऐसे याद रखिए, हाड़ौती, प्लस करौली प्लस सवाई माधोपुर, हाड़ौती की कसम। ठीक है। उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की स्थापना की गई है।
40,000 महिलाओं के लिए है। इसका सहयोग कौन कर रहा है? राष्ट्रीय डेयरी विकास निगम कर रहा है। और कहाँ कहाँ ये चल रही है, ये क्वेश्चन बन सकता है साथियों। इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क करके रखिए। आगे आइए, हाड़ौती महिला किसान उत्पादन कंपनी लिमिटेड। उद्देश्य है हाड़ौती क्षेत्र कोटा बारा में सोयाबीन, सरसों और धनिया आधारित मूल्य श्रृंखला का विकास करना। मूल्य श्रृंखला का मतलब होता है वैल्यू चेन या सप्लाई चेन भी कह सकते, सप्लाई चेन मूल्य आधारित नहीं होता, का विकास करना। इसमें निवेश इतने करोड़ रुपए का है। मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। देखिए, हाड़ौती महिला किसान उत्पादन लिमिटेड, एक तो हमने देखा उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, दूसरा देखा हाड़ौती महिला किसान उत्पादन कंपनी लिमिटेड। अब मुझे सबसे पहले तो ये बताइए, कंपनी है तो कौन से रजिस्ट्रेशन एक्ट में होगी? कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड होगी। ये सवाल पूछे नहीं जाते, इसलिए इनको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। उद्देश्य क्या है? हाड़ौती क्षेत्र में सोयाबीन, सरसों और धनिया आधारित मूल्य श्रृंखला का विस्तार करना। यानी कि फार्म से लेकर, खेत से लेकर, जब तक इनका एक्सपोर्ट नहीं किया, खेत में बुआई हुई, सबसे पहले बुआई के लिए बीज खरीद हुई, बीज खरीद हुई, बुआई हुई, बुआई के बाद कटाई हुई, कटाई के बाद संग्रहण हुआ, संग्रहण के बाद उसको बेचा गया, मंडियों तक लेके जाया गया, मंडियों के बाद उसको बेचा गया और किसान के खाते में पैसे आए। जब उसने बीज के लिए और चीज़ों के लिए पैसे दिए थे, वहाँ से लेकर और जब बाकी सब जगह से पैसे आए, ये साइकिल जब तक पूरा हो जाएगा, इस पूरे साइकिल में जो उसका लाभ होगा, मौद्रिक लाभ होगा, इस पूरे साइकिल को बोला जाएगा मूल्य श्रृंखला। कहाँ से उसने कितना 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 मूल्य जोड़ता गया और ये आया। तो देखिए, इसमें हमने क्या क्या देख लिया अभी तक राजीविका में, राजीविका में क्या क्या देख लिया? नया पेज ले लें या चलिए एक बार राजीविका कंप्लीट कर लेते हैं। इसका था विभिन्न जिला एवं ब्लॉक मुख्यालयों पर क्या क्या कर रही है राजीविका? 272 कैंटीन की स्थापना की गई है, जिनका संचालन महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। अलग अलग जिलों पर ब्लॉक स्तर पर कैंटीन चलाई जा रही हैं, इनको राजीविका हेल्प कर रही है। 8 जिलों, कौन कौन से? 12, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, सिरोही, प्रतापगढ़, कोटा, उदयपुर में 461 वंदन विकास केंद्र, वंदन विकास केंद्र की स्थापना की गई है। ये भी राजीविका द्वारा किया गया काम है। ठीक है, तो अब इसमें ये देखिए, अब हम देखते हैं, यहाँ हो गया ना, हाँ। तो राजीविका ने क्या क्या किया है? केंद्र सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन कौन सी चलाई है? डे, NRLM, थोड़ा थोड़ा पढ़ने के बाद ऐसे ऐसे रिवाइज करते रहिए तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, फिर तीसरा चलाया था प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। उसके बाद क्या चलाया? आ जाओ देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हो गया। उसके बाद आ जाओ क्या क्या कर रहे हैं? DG पे, उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी और हाड़ौती महिला। तो उसके बाद आ गया DG पे, उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और हाड़ौती महिला किसान। फिर कैंटीन कितनी? 272। उसके अलावा एक चीज़ और थी, 8 जिलों में वंदन केंद्र, वंदन केंद्र, वंदन केंद्र कितने जिलों में? 8 जिलों में। कितने कितने वंदन केंद्र? 461 वंदन केंद्र। कौन कौन से 8 जिले हैं देख लो। तो हाड़ौती के कौन कौन से आ गए इसमें? हाड़ौती के देखो, कोटा आ गया, 12 आ गया, नीचे साउथ राजस्थान के कौन कौन से आ गए? बांसवाड़ा, डूंगरपुर आ गए। अच्छा, हाड़ौती का झालावाड़ भी आ गया। तो हाड़ौती का बूंदी नहीं है, बस कोटा, बार, झालावाड़। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, वंदन विकास केंद्र में हाड़ौती का कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? तो बूंदी नहीं है। वही बना ले मैप। देख लेना भाई, थोड़ा मैप वैप देख लेना यार। आ जाओ, बोलो जी, कौन कौन सा है? कौन सा नहीं है? बूंदी नहीं है, तो बूंदी छोड़ दो। ये आ गया कोटा, 12, झालावाड़ वाला एरिया ये आ गया। फिर आ गया आपका बांसवाड़ा, डूंगरपुर,
बांसवाड़ा डूंगरपुर हो गया, सिरोही प्रतापगढ़ हो गया, और उदयपुर वाला एरिया आ गया। तो इधर का एरिया और ये वाला एरिया, तो इसमें कौन कौन सा एरिया छूटेगा? बीच वाला ये छूट जाएगा। आप ये याद रखिए, कोट हाड़ौती में एक तो बूंदी नहीं है, मैंने आपको कल स्मार्ट सिटी और वो बताए थे, बूंदी नहीं है ना। मैंने आपको स्मार्ट सिटी, 3D सिटी और IT सिटी बताए थे, उसको भी याद रखने का तरीका ये बताया था कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि क्या कौन कौन से हैं, उसकी जगह में याद रखना चाहिए कि कौन सा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये राजीविका हो गया। उसके बाद आइए मिशन पंचरत्न, इंपॉर्टेंट है। पंचरत्न, मिशन पंचरत्न देखिए, इसी बार के इकोनॉमिक सर्वे में है, पूछे जाने की संभावना अत्यधिक है, किसी भी प्रश्न में पूछा जा सकता है। उद्देश्य क्या है? स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के विपणन की पहल करना। अभी तक उत्पाद जो कर रहे थे, उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी था, वो उत्पादन करने में सहायता दे रहा था, 40,000 महिलाओं को सहायता दे रहा था। महिला किसान वाले थे, वो भी सहायता दे रहे थे, उत्पादन में सहायता दे रहे थे। अब आ गया है कि प्रोड्यूस हो चुका है। किसी भी प्रोडक्ट की क्या क्या स्टेज होती है? पहले उत्पादन होगा और बाद में विक्रय होगा। उत्पादन से विक्रय, किसी ने कोई उत्पाद बना तो दिया, बट उसको कोई खरीदेगा क्यों? जब तक उसकी मार्केटिंग नहीं होगी। तो यहाँ ये मिशन पंचरत्न विपणन यानी मार्केटिंग में हेल्प करता है। आपको ध्यान रखना है, पंचरत्न इज फॉर मार्केटिंग। पंचरत्न का नाम आते ही आपको याद रखना है, एक तो मार्केटिंग, दूसरा क्या याद रखना है, किसके लिए, किसके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। दो चीजें याद रखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए ये है। दूसरा क्या काम करेगा? ये पैकेजिंग और ब्रांडिंग। मार्केटिंग करने का मतलब ये है, फ़ोन है तो आपने फ़ोन को पैकेज वैकेज बढ़िया किया, फ़ोन को पैकिंग वगैरह करने के बाद आपने ब्रांडिंग के लिए भेजा, ज़्यादा बढ़िया बिकेगा भैया। एक आप ऐसे ही भेज दो कि भाई साहब ये वाला है, ये तो यार ये डमी है, यूज्ड है, क्या है। तो पैकेजिंग और ब्रांडिंग। जब मार्केटिंग की बात आएगी तो देखिए, मार्केटिंग आप याद रखेंगे तो आपको पैकेजिंग और ब्रांडिंग समझ में आ जाएगा कि पहले से ही कि हाँ यही होगा। बिक्री बढ़ाने के लिए उत्पादों को अधिक आकर्षक बनाया जाएगा। ऑब्वियसली मार्केटिंग का काम ही यही है। घटक, क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हैं? कंपोनेंट्स का मतलब कि उसमें क्या क्या घटक हैं। भौतिक स्टोर की बिक्री, देखिए इसमें तीसरा कट गया क्या? अच्छा इधर आ गया। ये इसमें 5 कंपोनेंट है, क्योंकि ये पंचरत्न है तो इसमें 5 कंपोनेंट है। तो पहला कंपोनेंट है इसका भौतिक स्टोर बिक्री। भौतिक यानी कि फिजिकल स्टोर बिक्री, यानी खुदरा दुकानों। खुदरा का मतलब क्या होता है? जो छुट्टे में बेचते हैं, यानी होलसेल नहीं, एक तो होलसेल, एक होता है खुदरा सेल। खुदरा दुकानों के माध्यम से उत्पादों की सीधी बिक्री। जो दुकानें हैं मार्केट में, उनके पास गए कि ये लीजिए, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का प्रोडक्ट है, इसकी ब्रांडिंग देखिए, इसकी पैकेजिंग देखिए, सारी चीज़ें बढ़िया हैं, ये इतने रुपए का प्रोडक्ट है। सीधी बिक्री यानी कि मैं भौतिक की जगह फिजिकल लिखता हूँ, ब्रैकेट में भौतिक लिखता हूँ, भौतिक। पहला हो गया, सीधी बिक्री हो गई जी। अरे भाई, मार्केटिंग का उद्देश्य बिक्री करना ही तो है। अब दूसरा देखिए, सरकारी खरीद। अब कोई प्रोडक्ट कैसे कैसे खरीदा जा सकता है? मैं कोई यूज़र हूँ, मुझे खरीदना है, या मैं गवर्नमेंट हूँ, मुझे बेचना है, तो सबसे पहले तो मैं दुकान पे सीधा खरीदा बेची सीधी कर दूँ, दुकान पे गए सीधा खरीदा। दूसरा, सरकार इसकी खरीद करे और सरकार फिर आगे बेचे जैसा सरकार को बेचना है। यानी कि सर, जैसे आनंद है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है गुजरात में, वो मिल्क प्रोड्यूसर से मिल्क ले लेती है, फिर वो अपने हिसाब से अमूल के नाम से वो दूध आगे बेचती है। तो खरीद सरकार खुद करे और सरकार उसको किसी भी रेट पे बेचे, सब्सिडी दे या कुछ भी करके बेचे, लेकिन खरीद सरकार ले। यही कॉन्सेप्ट चलता है एमएसपी में, कि एमएसपी का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगर आपसे मार्केट में नहीं खरीदा गया है तो हम सरकार यानी सरकार खरीद लेगी आपसे। तो दूसरे तरीके की खरीद है गवर्नमेंट खरीदी। सरकारी खरीद, सरकारी खरीद में क्या होगा? सरकारी योजनाओं और विभागों द्वारा स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की खरीद। तो दूसरी में लिख देता हूँ गवर्नमेंट खरीदी, गवर्नमेंट यानी सरकारी खरीद, सरकारी खरीद। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट है, अरे हाँ अच्छा, ऑनलाइन बिक्री। अब सर या तो दुकानों पे बेचें या सरकार खरीदे। अब मान लीजिए आप एक प्रोड्यूसर की तरह सोचिए कि आपने कुछ प्रोडक्ट बनाया है, या आपने एक प्रोडक्ट बनाया, आप सोच रहे हैं कि यार इसकी मार्केटिंग वगैरह भी हो गई है, सब चीज़ें हो गई है, अब इसको बेचा जाए। तो पहले दुकान पे गए कि भाई साहब ये प्रोडक्ट ले लो हमारा। दुकानदार ने कहा भाई क्यों ले लें, बताया ये सेल्फ हेल्प ग्रुप ने बनाया है, हमने बनाया है, हैंडमेड है, एम्ब्रॉयडरी है, इसमें कशीदाकारी है, ये है वो है, उसने खरीद लिया। दूसरा,
हम गवर्नमेंट के पास गए कि भाई हम सेल्फ हेल्प ग्रुप है, हमको हेल्प दो आप। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है हम आपसे प्रोक्योर कर लेंगे, ई प्रोक हमारा प्लेटफॉर्म है, उस पर हम आपसे प्रोक्योरमेंट कर लेते हैं। ठीक है जी। तीसरा हमने सोचा कि यार छोड़ो यार, वहाँ पे उसके पास भी जाना पड़ रहा है, सरकार के पास भी जाना पड़ रहा है, ये तो दोनों चल नहीं देते हैं, तीसरा ऑनलाइन और बेचते हैं। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के नाम पर एसएचजी उत्पादकों की उपलब्धता, ई कॉमर्स यानी अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे मैंने अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर दिए। शार्क टैंक आप लोग देखते ही होंगे, ई कॉमर्स का जो एंगल है वो कम नहीं होता। तो तीसरा हो गया ऑनलाइन, ऑनलाइन ऑनलाइन सेल। चौथा क्या होगा पंचरत्न में, निर्यात संवर्धन यानी एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट का प्रमोशन देना है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सेल्फ हेल्प की बिक्री को बढ़ावा देना। ये सब जो था ऑनलाइन था या गवर्नमेंट का था या दुकानों पे जाके बेच रहे थे, ये पूरा इकोसिस्टम अपने देश में काम कर रहा था। अब मैं चाहता हूं कि ये प्रोडक्ट अच्छे बिक गए हैं यहाँ पे, अब इसको बाहर बेचा जाए। तो निर्यात संवर्धन, एक्सपोर्ट प्रमोशन, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इनकी उपलब्धता, यानी कि अगला चौथा पॉइंट क्या आ गया, एक्सपोर्ट प्रमोशन। पांचवा आ गया, ठीक है, एक्सपोर्ट हो गया। सेवा क्षेत्रों में अवसर, सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्यों के लिए विभिन्न सेवा क्षेत्र में रोजगार और व्यवसाय के अवसर। प्रोडक्ट बेस्ड ही नहीं रहे, अभी तक हम केवल प्रोडक्ट बेस्ड बात करते हैं, हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, बट सेल्फ हेल्प ग्रुप कोई अगर सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है कि आपके विभाग में अगर फायर ऑपरेटर्स की आवश्यकता है तो हम फायर ऑपरेटर्स आपको प्रोवाइड करा देंगे जो फायर इसमें ट्रेनिंग किए हुए हैं। तो सेवा क्षेत्र में भी उनका योगदान है। अगर सेवा क्षेत्र में है तो इसको क्या बोलेंगे, सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो अब इसको देखिए, इसको याद रखने के लिए पैसा याद रखिए कि मिशन पंचरत्न जो है वो क्या है, मिशन पंचर या अमेजोन फ्लिपकार्ट में ऐसे मिटा देता हूँ। मिशन पंचरत्न को याद रखने के लिए क्या है, मिशन पंचरत्न सबसे पहले क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग के लिए, तो क्या करेगा, ब्रांडिंग करेगा, पैकेजिंग करेगा, उनकी कीमत बढ़े। तो उसके लिए पांच, जो पंचरत्न में पांच रत्न है वो क्या क्या है, वो हैं पी गोज, पी गोज, पी सबसे पहला फिजिकल यानी भौतिक बिक्री, भौतिक बिक्री। दूसरा गवर्नमेंट, सरकारी खरीद। तीसरा ऑनलाइन, ऑनलाइन बिक्री। चौथा, अब ये देश में हो गए, अब बाहर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट प्रमोशन। और पांचवा सर्विस, सर्विस सेक्टर में। तो क्या ट्रिक बनी आपकी मिशन पंचरत्न को याद रखने के लिए, पी गोज। कोई और ट्रिक भी हो तो वो भी आप याद रखें। पी गोज मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रोडक्ट गोज यानी जाएंगे कहाँ तक, आगे तक जाएंगे, कैसे, मार्केटिंग से। ठीक है, तो मिशन पंचरत्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। अब आते हैं अगली, ध्यान रखिए हम पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं समग्र, समग्र ग्रामीण विकास और सामाजिक समावेशिता। समग्र ग्रामीण विकास और सामाजिक समावेशिता के अंतर्गत हमने सबसे पहले पढ़ी है राजीविका। राजीविका में हमने सारे काम कर पढ़ लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी है, इसके अलावा और कौन कौन सी है। राजीविका के बाद हमने क्या पढ़ा है, पंचरत्न। पंचरत्न और राजीविका के बीच में भी कुछ पढ़ा है क्या, राजीविका के बाद हमने पंचरत्न। यही सब चीज़ें आपके इंडेक्स बनते हैं, यही सब चीज़ें आपको याद रखने में, यही तो आपके शॉर्ट नोट्स हैं। अगर आप इसको इस पूरे एक पेज के नोट्स बना लें और उसको छोटे 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 लिख दें और 2 पेज में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दें, तो 10 चैप्टर कंप्लीट करने में 25 पेज, यही तो शॉर्ट नोट्स हैं आपके, जिनके लिए आप करते रहते हैं कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, ऐसे ही बनते हैं शॉर्ट नोट्स। आगे आइए, अब तीसरा देखते हैं हम, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी MLA लेड। MLA लेड का मतलब होता है लोकल एरिया डेवलपमेंट, यानी कि विधायकों को प्रति विधानसभा क्षेत्र, उनके विधानसभा क्षेत्र के लिए कुछ राशि दी जाएगी। वो राशि कितनी दी जाएगी वो हम देखेंगे, जिससे वो अपने विधानसभा क्षेत्र में
कार्य करने के लिए, विकास कार्यों के लिए, स्थानीय विकास कार्यों के लिए उपयोग में ले सकेंगे। तो कितनी राशि होती है? निवेश कितना है? 5 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा क्षेत्र। कुल राशि में कम से कम इसको, जो पूरी राशि है 5 करोड़ रुपए, इसमें मिनिमम 20% SC/ST लोगों के विकास पर, यानी SC/ST बाहुल्य जो क्षेत्र हैं उनके विकास पर कितना? 20% जो SC/ST बाहुल्य क्षेत्र हैं। निर्माण एवं मरम्मत कार्यों के लिए वार्षिक आवंटन के 20% तक की राशि की सिफारिश की जाती है। तो 20% किसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग और रिपेयर। मरम्मत यानी कि रिपेयर। कोई स्कूल है, कोई भवन है, झालावाड़ में अभी केस हुआ था, स्कूल गिर गई है, तो MLA चाहें तो अपने फंड से वहाँ पर करवा सकते हैं, लेकिन वो काम नहीं करवा सकते। वो सिफारिश करेंगे जिला कलेक्टर को कि आप ये काम कराइए। फंड जिला कलेक्टर के अंडर में रहेगा, लेकिन उसका अधिकार MLA के पास रहेगा, तो वो सिफारिश कर सकते हैं काम की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसी आता है MP लेड स्कीम, जो कि MPs के लिए, सांसदों के लिए, सांसद स्थानीय क्षेत्र में। इसमें 1993 में ये शुरू की गई थी। संचालन इसका सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय यानी कि MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये करता है। अब इसमें अभी 5 करोड़ की राशि विकास कार्यों की अनुशंसा, 5 करोड़ की राशि जो है वो सांसदों को दी जाएगी, वो अपने क्षेत्र में। और सांसदों के लिए कुछ और क्षेत्र भी डिसाइडेड हैं कि वो किस क्षेत्र में करेंगे। तो देखिए, लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद और मनोनीत सांसद, ये सांसद कौन कौन से होते हैं पहले तो ये देखिए। सांसद जिन्हें हम चुनते हैं, लोकसभा सांसद। जिन्हें लोकसभा सांसद और विधानसभा सांसद मिलकर चुनते हैं, वो राज्यसभा सांसद। और जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है, वो मनोनीत। वो मनोनीत भी इन्हीं में से होते हैं, वैसे तो इन्हीं में ही कंप्लीट मनोनीत आ गए। तो इन लोगों को, इन सांसदों को ये राशि आवंटित की जाती है 1993 से। 5 करोड़ की राशि विकास कार्यों की अनुशंसा, विकास कार्यों की अनुशंसा सांसद जिला कलेक्टर को करता है, जैसे मैंने MLA लैड में बताया था। गंभीर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में संसदीय क्षेत्र या राज्य के बाहर भी 1 करोड़ रुपए तक की स्थायी संपत्ति का निर्माण कर सकते हैं। स्थायी संपत्ति, स्थायी संपत्ति का निर्माण राज्य से बाहर, अपने राज्य से बाहर, अपने राज्य से बाहर कितने का कर सकते हैं? 1 करोड़ रुपए का कर सकते हैं। और ये कब की, किस कंडीशन में? अगर गंभीर प्राकृतिक आपदा की स्थिति है तब ये कर सकते हैं। इसमें लोकसभा सांसद अपने, लोकसभा सांसद जो है वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में करेगा, अपने निर्वाचन क्षेत्र में। राज्यसभा सांसद जिस राज्य से वह सांसद है, जैसे अगर कोई रहने वाला किसी मध्य प्रदेश का है बट वो सांसद राजस्थान से है, तो वो राजस्थान में कर सकेगा। तो अपने, ये भी अपने राज्य से, राज्य जिस राज्य में कर सकता है। और मनोनीत सांसद जो है वो पूरे भारत में कहीं भी कर सकता है, पूरे भारत में कहीं भी। इन 3 पॉइंट्स को भी आपको इस MP लेड स्कीम में याद रखने की आवश्यकता है। एक चीज़ याद रखना है कि ये फंड नॉन लैप्सेबल होता है, यानी कि अगर ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं कराया तो ये फंड लैप्स हो जाएगा, या आगे एड ऑन हो जाएगा। उद्देश्य क्या है? सामाजिक एवं आर्थिक सुविधाओं और जनोपयोगी परिसंपत्ति हुई। परिसंपत्तियों का मतलब वो असेट्स, सामाजिक एवं आधारभूत सुविधाओं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जो चीज़ें हैं उनका, और जन उपयोगी यानी लोगों के जो उपयोग में आ सकें, ऐसे परिसंपत्तियों यानी एसेट्स का निर्माण करना है। इस योजना के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों का स्वामित्व सरकार में निहित होता है। सरकारी परिसंपत्तियां होंगी वो MP और MLA की पर्सनल तो होंगी नहीं। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना, तो देखिए राजीविका हो चुका है, फिर उसके बाद मिशन पंचरत्न हो चुका है, फिर MLA लेड हो चुका है, फिर MP लेड हो चुका है। अब आ रहे हैं महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। जन भागीदारी विकास योजना का मतलब क्या हुआ कि इसमें लोगों की भागीदारी होगी, इसमें लोगों की भागीदारी होगी। अब इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना। बाद में इसका नाम चेंज हुआ, सरकारें आती हैं अपने हिसाब से नाम चेंज करती हैं, ये रूटीन प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है।
उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में जन भागीदारी से विकास कार्य करना, लोगों की हेल्प भी ली जाए, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन किया जाए। इसे कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। नीचे से लोगों में स्ट्रेंथनिंग इतनी हुई कि लोगों ने अपने आपस में स्टार्ट किया और फंड जुटाना स्टार्ट किया, इंफॉर्मेशन जुटाना स्टार्ट किया, तरीके जुटाना स्टार्ट किया और खुद ही सरकार के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले और एक मिसाल कायम की। तो इसमें क्या होगा? राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इसका वित्त कौन देता है? राज्य सरकार। केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ये लागू है, जनता की भागीदारी के साथ चलेगा। क्या क्या होगा इसमें? शमशान या कब्रिस्तान की 4 दीवारी, ये शमशान है कोई, इसकी बाउंड्री करनी है, या कब्रिस्तान है इसकी बाउंड्री करनी है, तो राज्य सरकार 90% पैसा इसमें राज्य सरकार देगी और 10% जनता देगी। सरकार पर लोड कम होगा, जनता की भागीदारी बढ़ेगी। अन्य सामुदायिक परिसंपत्तियां है, कोई सामुदायिक भवन बनाना है, कोई स्कूल बनाना है, या कोई भी कम्युनिटी सेंटर बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो 70% उसमें जनता देगी, सरकार देगी, और 30% की भागीदारी उसमें जनता देगी। और टीएसपी एरिया में 80%, ये कुछ भी हो तो टीएसपी एरिया में 80%, तो टीएसपी मतलब ट्राइबल सब प्लान, आप जानते ही होंगे टीएसपी एरिया, ट्राइबल सब प्लान। इस एरिया में कुछ भी होगा तो 80% और 20%, 80% सरकार देगी और 20% जनता देगी। तो एमएलएड हो गई। इसके बाद हो गई महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। इस पूरे को हम वापस अपने इंडेक्स में डालेंगे। आगे आइए, अब आती है जो हमारे चैप्टर की हेडिंग है, जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि, शहरी, ग्रामीण और क्षेत्रीय विकास। अब हम क्षेत्रीय विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आ जाते हैं हम क्षेत्रीय विकास। आप कहेंगे ग्रामीण और शहर दोनों हो तो गए, अब क्षेत्र यही तो होगा। लेकिन साथियों, क्षेत्र का मतलब किसी एक पर्टिकुलर एरिया को हमने मार्क किया, उसके बेस पर हमने काम करना स्टार्ट किया। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम हम जानते हैं, अलवर, भरतपुर और गुड़गांव और यूपी का कुछ एरिया, ये सब पूरा एरिया मिला के मेवात रीजन बनता है। मेवात एरिया के डेवलपमेंट के लिए 1986-87 में योजना शुरू की गई थी। ये विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसे मेवात एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम बोलते हैं। 1986-87, मुझे ये बात बताइए, क्लास 1 क्लास 2 याद कीजिए, 1986-87 कौन से सूचकांक का आधार वर्ष है? मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइए। आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य क्या है? आधारभूत सुविधाओं तथा अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का सृजन कर आर्थिक विकास एवं जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाना है। देखिए साथियों, मेवात एरिया आज की स्थिति में, आज की कंडीशन में मेवात एरिया कई नेगेटिव वजह से न्यूज़ में रहता है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है साइबर क्राइम्स। अगर आप लोग साइबर क्राइम के बारे में सोचेंगे तो छत्तीसगढ़, झारखंड के कुछ एरिया और राजस्थान के मेवात एरिया सबसे पहले नज़र में आते हैं। तो वहाँ के लोगों की आजीविका के अवसर इतने नहीं होने की वजह से और शिक्षा का स्तर भी कम होने की वजह से पिछले कई दशकों में वहाँ पर मेवात एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो कि वहाँ के लिए बहुत ज़रूरी भी हैं, बहुत आवश्यक हैं। जो साथी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, अगर और अलवर भरतपुर की साइड के रहने वाले हैं या मेवात एरिया की साइड के रहने वाले हैं, ये नहीं भी हैं और साइबर क्राइम के में रुचि रखते हैं, तो जब उनसे मेवात एरिया के डेवलपमेंट के बारे में पूछा जाएगा या साइबर क्राइम के बारे में पूछा जाएगा, उसको रोकने के लिए आप क्या उपाय करेंगे, या मेंस की क्वेश्चन में होता है, तो आपको इस प्रोग्राम का नाम लेना कंपलसरी है कि मेवात एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से कराना है। ठीक है, तो गुणात्मक सुधार, उनके जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाना है। क्षेत्र क्या है? मेव समुदाय मुख्यतः कहाँ कहाँ पर है? अलवर, ये जो ऊपर वाला एरिया है हमारा, तो ये अलवर, खैरतल, तिजारा, डीग। अब तो खैर अलवर, खैरतल, तिजारा, डीग हो गया, बाकी अलवर भरतपुर वाला एरिया माना जाता था। अलवर हो गया, खैरतल, तिजारा वाला एरिया हो गया, और डीग जिला में 14 प्रखंडों में बहुलता से निवास करते हैं कौन सा समुदाय? मेव समुदाय। मेव समुदाय, ये मेव समुदाय अपना ट्रेसेस अफगानी मुसलमानों से लिंक करते हैं। हसन खां मेवाती, वो भी यहीं के ही हैं, जिनका हसन खां मेवाती जी का पैनोरामा कहाँ बना हुआ है? अलवर में बना हुआ है। ये एक प्रश्न है अपने आप में। तो 14 प्रखंडों में, ब्लॉक्स में करते हैं और निवास करते हैं। उपरोक्त जिलों के 807 गाँव में ये लागू है, यानी कि इन जिलों के 807 गाँवों में ये लागू है। तो कितने जिलों में? अलवर, खैरतल, तिजारा, डीग,
के कितने गांवों में? 807 गांवों में लागू है ये मेवात एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, डांग एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये कब चालू हुआ? 2005-06 में ये प्रोग्राम चालू हुआ है, राज्य सरकार द्वारा पुनः प्रारंभ हुआ है, पहले भी चलता था। बीहड़ क्षेत्र तथा संकुचित घाटी युक्त दस्युग्रस्त क्षेत्र, जो आपका यह है, यहाँ से ये जो एरिया निकला सवाई माधोपुर करौली वाला जो एरिया है, जो एमपी से के मुरैना से टच होता है, बीहड़ क्षेत्र बोला जाता है, जहाँ पर नदियाँ कौन सा अपर्दन करती है? नाली अपर्दन, गली इरोजन वहाँ करती है। बीहड़ क्षेत्र तथा संकुचित घाटी युक्त दस्युग्रस्त क्षेत्र, यानी कि दस्यु, जिसे आज हम दस्युग्रस्त क्षेत्र बोलते हैं, जैसे बोला जाता है चंबल है, डाकू एरिया है, तो उसमें उस क्षेत्र में डांग विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बाकी डाकू कहाँ रहते हैं आप मुझे बताइए? बीहड़ में रहते हैं बागी, और डाकू कहाँ रहते हैं आप मुझे बताइए? तो दस्यु क्षेत्र में, दस्युग्रस्त क्षेत्र जो है वहाँ पर सामाजिक और आर्थिक विकास करना, ताकि उन लोगों को भी मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। वो लोग जो सरकार अपनी पैरेलल अलग सरकार चला रहे हैं, अलग सरकार चलती है उनकी, वहाँ पर शिक्षा का अभाव रहता है, और वो लोग असामाजिक गतिविधियों में ज़्यादा लिप्त रहते हैं, तो उनके विकास के लिए 2005-06 में डांग विकास क्षेत्र कार्यक्रम चलाया गया था। इसमें जिले कौन कौन से हैं देखिए? सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, करौली, धौलपुर, भरतपुर, झालावाड़, बारा, कोटा बूंदी, यानी पूरी हाड़ौती। देखिए मैप भी बना लेते हैं, इससे बढ़िया तो ना, ये आ गए। तो हाड़ौती पूरी हो गई, कोटा बूंदी, बारा, झालावाड़, 4 जिले ये हो गए। कोटा बूंदी, बारा, झालावाड़, 4 जिले तो ये हो गए हाड़ौती के, 4 जिले तो ये हो गए हाड़ौती के। इसके बाद सवाई माधोपुर, गंगा सिटी, करौली, धौलपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, गंगापुर सिटी। ठीक है, तो जो मत्स्य संघ है, मत्स्य संघ में से अलवर को हटा दीजिए, तो मत्स्य संघ में से अलवर हटा दीजिए, तो क्या क्या बचा? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली बोलते हैं, तो भरतपुर, धौलपुर, करौली, पूरा का पूरा हाड़ौती लीजिए। हाड़ौती, 4 जिले हाड़ौती के हो गए, 3 जिले हो गए, 4 और 3 7। अब 2 जिले बचे, कौन कौन से? गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर। तो कितने जिले हो गए? 9 जिले। 9 जिले याद रखने का तरीका, पूरा हाड़ौती 4 जिले, मत्स्य संघ में से अलवर घटाइए 3 जिले, एक गंगापुर और एक सवाई माधोपुर, 4 + 3 GS, 4 + 3 GS। तो ये आ गया आपका डांग क्षेत्र। मेवात एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 1986-87 में प्रारंभ हुआ, मेवात एरिया के लोगों के लिए हुआ। अलवर, खैरतल, तिजारा, डीग में चल रहा है, 807 गाँवों में चल रहा है। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005-06 में चालू हुआ, दस्युग्रस्त क्षेत्र में चालू हुआ, 4 जिले हाड़ौती के, 3 जिले मत्स्य संघ के, जिसमें अलवर नहीं है, क्योंकि अलवर मेवात एरिया में इंक्लूड हो गया है, तो यहाँ पर अलवर वाला एरिया नहीं आएगा। भरतपुर, धौलपुर, करौली आ गया, और GS यानी गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर आ गया। ये मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, यानी कि 2005 में ये स्टार्ट हुआ है। ये भी उद्देश्य क्या है? आर्थिक एवं सामाजिक स्तर में सुधार करना, वही सबका उद्देश्य है। वित्त पोषण राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। क्षेत्र कौन कौन से हैं? दक्षिणी मध्य भाग, मुख्यतः ब्यावर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़ एवं राजसमंद। तो कौन कौन से हुए? दक्षिणी मध्य भाग, दक्षिणी भाग नहीं, दक्षिणी मध्य भाग, मुख्यतः कौन कौन सा? ब्यावर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़, राजसमंद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, बॉर्डर एरिया, तो सीमा क्षेत्र वाले होंगे। इसमें कब प्रारंभ हुआ है? 1993-94 में प्रारंभ हुआ है। 7वीं पंचवंशीय योजना के दौरान केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था। केंद्र प्रायोजित योजना यानी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के रूप में ये चालू किया गया था। राज्य के 4 सीमावर्ती जिले बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर और जैसलमेर के 16 खंडों में ये संचालित है। अब देखिए, इसको एक बढ़िया सा बना लेते हैं मैप।
हाँ बढ़िया बना है। थोड़ा सा और इधर लेते हैं यार, है ना, बढ़िया मैप बना के इसको अभी अभी आपका ये वाला टॉपिक ही ख़त्म कर देते हैं। अब भाइयों थोड़ा सा मैप देख लेना, थोड़ा हाथ तंग है मेरा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले आ जाओ मेवात क्षेत्र, मेवात एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में। तो मेवात एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में नाम ही लिखते हैं ना, नाम लिखना ही ज़्यादा ठीक है। मेवात एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में अलवर, खैरतल, तिजारा और डीग, ठीक है। दूसरा आइए मेवात एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये है मेवात एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। कब हुआ? 1986-87 में चालू हुआ। कितने गांवों में चल रहा है? 807 गांवों में चल रहा है। दूसरा देखिए डांग एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। डांग एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में क्या है? दस्युग्रस्त क्षेत्रों में। तो कौन सा? हाड़ौती के 4 जिले, कलर चेंज कर लेते हैं। हाड़ौती के 4 जिले, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, 4 जिले कोट ये हो गए। फिर आ जाता है मत्स्य संघ के 3 जिले। तो अलवर हट गया, तो कौन कौन सा? भरतपुर, करौली, धौलपुर। भरतपुर, धौलपुर, करौली। बचे कौन से? सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी। 9 जिलों में ये हो गया। कौन सा प्रोग्राम हो गया ये? इसका नाम हुआ डांग एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। 2005-06 में चालू हुआ। 2005-06 में चालू हुआ। कितने जिलों में? कितने जिलों में? 9 जिलों में। 9 जिलों में ये प्रोग्राम चल रहा है। 9 जिले कौन कौन से हमने देख लिए। तीसरा प्रोग्राम देखिए, तीसरा प्रोग्राम है मगरा एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। मगरा एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम कहाँ? दक्षिणी मध्य। दक्षिणी मध्य में कौन कौन सा आएगा? ब्यावर, ब्यावर, पाली, राजसमंद, चित्तौड़ और भीलवाड़ा। ये कौन सा ये प्रोग्राम बना? इस प्रोग्राम का नाम बना जी मैप। खाली मैप रखिए 41 जिलों वाले, खाली मैप, ब्लैंक मैप रखिए, कम से कम 100 अपने पास। ये कौन सा बना? मगरा। मगरा एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम कब चालू हुआ है? 2005-06 में। कितने ब्लॉक्स में चल रहा है ये प्रोग्राम, मगरा एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम? अच्छा इसमें ब्लॉक नहीं दिए हुए, इसमें ब्लॉक दिए हुए थे ना, 9 जिले, एक में ब्लॉक दिए हुए थे, 14 प्रखंड, अच्छा इसमें दिए हुए थे, ठीक है। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब आ जाते हैं चौथा, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम यहाँ से चालू होगा, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे हुए ज़िले। कौन से? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। इन 4 जिलों में कितने ब्लॉक्स में? 16 ब्लॉक में। कौन सा? बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। कब चालू हुआ है? चालू की डेट है 1993-94 में, 1993-94 में। और कब से? 7वीं पंचवर्षीय योजना। ये पूछ सकता है आपसे कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत ये चालू हुआ? केंद्र प्रायोजित, यानी कि 7वीं पंचवर्षीय योजना। ये आपका पूरा चैप्टर का 1/3 हिस्सा है ये। जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि, शहरी ग्रामीण और क्षेत्र विकास। क्षेत्र विकास कंप्लीट हो चुका है आपका। आगे बढ़िए, सांसद आदर्श ग्राम योजना। अब कुछ योजनाएं देखते हैं, क्या क्या योजनाएं चल रही हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, देखिए वो एमपी लेड थी स्कीम अलग, ये सांसद आदर्श ग्राम योजना है अलग, दोनों को अलग अलग लेके चलना है। 11 अक्टूबर 2014 को ये प्रारंभ होती है। डेट याद रह जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहे कोई बात नहीं, ठीक है। 11 अक्टूबर अमिताभ बच्चन जी का जन्मदिन होता है। वो सांसद बने थे लेकिन आदर्श सांसद नहीं बन पाए। साधारण सांसद आदर्श ग्राम योजना, ऐसे याद रख लीजिए। तरीके हैं याद रखने के। एक ग्राम पंचायत का चयन किया जाएगा। एक ग्राम का किया जाएगा क्या? एक पंचायत का किया जाएगा कि जी नहीं, एक ग्राम पंचायत का चयन कर आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ एक गांव को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित नहीं करना है, एक ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में विकसित करना है। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना में क्या होगा? एक ग्राम पंचायत कब से चालू हुई है? 11 अक्टूबर 2014 से। दूसरा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा। मनरेगा देखने से पहले एक चीज़ और ही देख लीजिए, आप अपने साथ में जो ये सिलेबस ये है आपका इंडेक्स, उसकी पूर्ति करते रहिए। एमपी लैड हो गई, एमएलए लैड हो गई, एमएलए लैड के बाद हमने महात्मा गांधी, ये देखिए
जन भागीदारी विकास योजना देख ली। जन भागीदारी के बाद हमने रीजनल डेवलपमेंट देख लिया। रीजनल डेवलपमेंट के लिए हमने क्या क्या देखा? रीजनल डेवलपमेंट के लिए हमने देखा मेवात एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, मगरा एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, डांग एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, और चौथा कौन सा? बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये सब देखने के बाद हम आ गए, ये डेवलपमेंट प्रोग्राम क्षेत्रीय विकास हो गया। इसके बाद हम क्षेत्रीय विकास के बाद हम आ गए हैं सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसके बाद हम आ गए हैं मनरेगा पर। अब मनरेगा पढ़ेंगे। यह आपका 6 खंडों में से चौथा खंड चल रहा है अभी, उसमें है ये सब चीज़ें, ठीक है। पढ़ने का नया तरीका इसी को कहते हैं। चलो, मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा, MG नरेगा जिसको बोलते हैं। कब स्टार्ट होती है मनरेगा? 2005 2006 में लागू हो जाती है। 1 अप्रैल 2008 से राजस्थान के साथ देश भर में लागू हो जाती है। लागू होने की तारीख क्या है? 1 अप्रैल 2008। और एक्ट कब का है? 2005 का। लागू कब होती है पूरे देश में? 2006 में। उद्देश्य देखिए, ग्रामीणों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और समावेशी विकास यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। तो रोजगार, केवल रोजगार नहीं है इसमें, प्लस समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। प्रावधान क्या है? ऐसे प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक व्यक्ति को क्या नहीं, प्रत्येक परिवार को, ये पॉइंट्स हैं हमें याद में रखने जरूरी हैं। 1 वित्तीय वर्ष के दौरान, हमेशा के लिए क्या नहीं जी, 1 वित्तीय वर्ष के दौरान 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराना है। 300 दिन का क्या नहीं जी। तो पहली लाइन में से 3 क्वेश्चन बनते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को नहीं, प्रत्येक परिवार को, हमेशा के लिए नहीं, 1 वित्तीय वर्ष के लिए, 150 दिन का नहीं, 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराना है, जिसमें वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हो। वयस्क सदस्य होना चाहिए। और मैंने आपको पहले बताया था 3 तरीके के होते हैं वो जो श्रम होते हैं। एक होता है स्किल्ड यानी कुशल, एक होता है सेमी स्किल्ड अर्धकुशल, और एक होता है अनस्किल्ड यानी कि स्किल्ड यानी जिसमें किसी स्किल सेट की रिक्वायर हो, तो कंप्यूटर आता हो या ITI की हुई हो या कुछ और स्किल सेट हो। सेमी स्किल्ड पे उस चीज़ की जरूरत नहीं, जैसे मैसन हो गए, बिल्डर हो गए वो, और अनस्किल्ड हो गए जिसमें किसी स्किल की जरूरत नहीं है। तो वयस्क जो है अकुशल श्रमिक करने के लिए तैयार हो तो उनको ये इसका योजना का लाभ मिलेगा। विशेषताएं देखिए, कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। ग्राम पंचायत के सभी स्थानीय निवासी योजनाओं के तहत पंजीकरण हेतु योग्य हैं। कौन कौन पंजीकरण के लिए योग्य हैं? तो ग्राम पंचायत के सभी स्थानीय निवासी, जो लोकल लोग हैं। ऐसा नहीं कि कोई बुआ के आया हुआ है और वो बोले कि चल मैं मनरेगा में चलता हूँ, नहीं, बिकॉज ही इज नॉट स्थानीय निवासी ऑफ दैट ग्राम पंचायत। लाभान्वितों में कम से कम 1/3 महिलाएं होंगी। तो पहला पॉइंट क्या हुआ? ग्राम पंचायत के स्थानीय निवासी। दूसरा क्या हुआ? 1/3 क्या होंगी? महिलाएं। अगला क्या हुआ? आवेदन की दिनांक से 15 दिन में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। रोजगार उपलब्ध कितने दिन में? जिस दिन उन्होंने अप्लाई किया उस दिन के 15 दिन में। 15 दिन की अवधि में रोजगार नहीं मिला तो क्या होगा? राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। मिल गया ठीक, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अगला पॉइंट आइए, ग्राम सभा कार्यों के चयन वार्षिक कार्य योजना तैयार करेगी। ग्राम सभा इकट्ठी होगी, ग्राम सभा बताएगी कि क्या काम किया जाएगा। गड्ढे खोदेंगे, पेड़ लगाएंगे, तालाब बनाएंगे, जो भी बनाया जाएगा ग्राम सभा डिसाइड करेगी। पूरे साल भर में क्या प्रोजेक्ट बनेगा, क्या काम होगा, वो भी कौन डिसाइड करने वाली अथॉरिटी कौन है? ग्राम सभा। कौन है? ग्राम सभा। यानी कि ये किस चीज़ को, किसको मजबूती देता है? ग्राम सभा को। यानी ये किसको मजबूती देता है? विकेंद्रीकरण को। केंद्रीकरण नहीं, विकेंद्रीकरण को। ग्राम सभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट क्या होती है? सोशल ऑडिट। एक होती है फाइनेंशियल ऑडिट, जिसमें देखा जाता है इस प्रोजेक्ट के लिए कितना खर्चा था, कितना खर्चा तय था, कितना खर्चा हुआ है, ज़्यादा हुआ है, कम हुआ है, क्यों हुआ है, क्या करना है। एक होती है सामाजिक ऑडिट, समाज के कितने सेक्शन के लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया था, कितनों को रोजगार मिला है, रोजगार नहीं मिला तो उसके क्या कारण है, अगर रोजगार नहीं मिला तो क्या उन्हें बेरोजगारी भत्ता मिला, क्या ये योजना सामाजिक स्तर पर उतनी ग्राम धरातल पर उतर पाई जितनी ये सोच के लागू की गई थी। तो उसकी जिम्मेदारी भी किसकी है? ग्राम सभा की। मजदूरी का भुगतान केवल बैंक डाकघरों के माध्यम से होगा। तो इसमें देखिए ग्राम सभा इसमें इंपॉर्टेंट अथॉरिटी होती है।
क्या क्या काम करेगी? कार्य चयन, वार्षिक प्रोजेक्ट की डिटेल बनाएगी, वार्षिक क्या काम होंगे, सोशल ऑडिट करेगी, ठीक है, और बैंक डाकघरों के माध्यम से होगा। वार्षिक कार्य योजना भी ये करेगी, ग्राम सभा सोशल ऑडिट काम करेगी, ठीक है। अब आते हैं व्यय के ऊपर। देखिए इसमें मनरेगा कंप्लीट हो गया है ना, मनरेगा के ऊपर अब आएंगे हम व्यय के ऊपर। मनरेगा हमने कंप्लीट कर दिया, बाद में उसमें लिख देंगे। अब आते हैं व्यय के ऊपर। व्यय में क्या है? सामाजिक सामग्री और मजदूरी। अच्छा, ये मनरेगा के अंतर्गत ही जो व्यय होगा वो किस तरीके से होगा वो हमको देखना है। तो मनरेगा के अंदर में जो सामग्री यानी कि प्रोडक्ट्स यानी सामान और मजदूरी 40% और 60% का रेशो होगा, मजदूरी का 60% और इसका सामग्री का 40%, जिसमें 75% की भागीदारी केंद्र सरकार की होगी, मजदूरी पूरी केंद्र सरकार की भागीदारी होगी। नोट, 100 दिन को रोजगार को बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है, ये हम जानते हैं, 125 दिन कर दिया गया है। 12 जिले में सहरिया, खेरुआ और उदयपुर जिले की कथोड़ी जनजाति परिवार को विशेष 100 दिन का। तो देखिए पहली बात तो 100 की जगह अब 125 दिन का है। अब 100 + 100, 100 दिन का यानी 125 + 100, 125 दिन का जो रोजगार है, इसके अलावा 100 दिन का रोजगार 3 जातियों को और दिया जा रहा है। ये क्वेश्चन है अपने आप में, किस किस को दिया जा रहा है? 12 जिले में सहरिया और खेरुआ। इस बार RAS भर्ती परीक्षा 2024 मेंस का 10 नंबर का सवाल था, सहरिया जनजाति, बस उसके बारे में बताइए। और उदयपुर जिले की कथौड़ी जनजाति के बारे में को दिया जा रहा है। तो पहला हो गया, किस किस को दिया जा रहा है? सहरिया, दूसरी खेरुआ और तीसरी कथौड़ी। कथौड़ी कहाँ की है? उदयपुर की। और ये दोनों कहाँ की हैं? 12 की। याद रखिए इसको, कैसे याद रखेंगे? सखी कठैथी, सखी कठैथी। सखी, स का मतलब सहरिया, ख खेरुआ और कठे का मतलब कथौड़ी। तो इन 3 जातियों को, इन 3 जनजातियों को 125 दिन का जो रोजगार है उसके अलावा 100 दिन का रोजगार भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो मनरेगा की एक विशेषता ये भी आई है, ठीक है। तो क्या ट्रिक बनी? सखी कठैथी। वापस लिख देता हूँ, सखी कौन कौन सी जनजातियों को दिया जाएगा? 4 दे देगा, पूछेगा किसको नहीं दिया जा रहा है। सखी कठैथी, सखी, सहरिया, खेरुआ, कथौड़ी। मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना, ये हमारा मनरेगा खत्म हो गया है। अगला आ गया मुख्यमंत्री जिला नवाचार इनोवेशन निधि योजना। 2021 1 अप्रैल 2021 से योजना शुरू होती है। उद्देश्य क्या है? राज्य के प्रत्येक जिले में, प्रत्येक खंड में क्या, प्रत्येक उपखंड में क्या, नहीं जी, प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर द्वारा क्षेत्र की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप नवाचारों का समावेश करते हुए, तो कौन किसके द्वारा किया जाएगा? प्रत्येक जिले में। पहले तो प्रत्येक जिले में, दूसरा जिला कलेक्टर द्वारा, और तीसरा 1 करोड़ रुपए प्रति वर्ष। कौन सी निधि है ये? मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना। आगे बढ़ते हैं, मिशन अमृत सरोवर। ये सब इकोनॉमिक सर्वे में दिए हुए हैं साथियों, सब इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए इसमें क्या है? देश के प्रत्येक जिले में, ये राज्य के प्रत्येक जिले में क्या नहीं, किसके प्रत्येक जिले में? देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर का निर्माण करें। यानी हर देश का जो हर जिला है, हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे, उनका निर्माण किया जाएगा, और निर्माण अगर हो रखा है तो उनका विकास किया जाएगा। इस मिशन के तहत राज्य का लक्ष्य 2475, ये 33 जिलों के हिसाब से था, 2475, तो राज्य का लक्ष्य है 2475 अमृत सरोवर बनाने का। अमृत सरोवर बनाना या बने हुए हैं तो उनका निर्माण करना, उनको डेवलप करना, उनका विकास करना। प्रत्येक अमृत सरोवर में लगभग 10,000 क्यूबिक मीटर जल धारण क्षमता होगी। कितनी होगी? 10,000 क्यूबिक मीटर जल धारण क्षमता होगी। तालाब का न्यूनतम क्षेत्रफल 1 एकड़ निर्धारित किया गया है। यानी कि क्या क्या होगा इसमें? प्रत्येक जिले में आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि ये कहाँ लागू होगी? प्रत्येक जिले में। कितने? 75 क्या? अमृत सरोवर। क्या करना है? बनाना है, या तो इनको बनाना है या फिर इनको रिपेयर करना है। फिर क्या करना है? 10,000 क्यूबिक मीटर प्रत्येक की क्षमता होगी, 1 एकड़ प्रत्येक का
क्षेत्रफल होगा। ये आता है हमारा मिशन अमृत सरोवर। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री जनजातीय आवासीय न्याय महाअभियान, पीएम, इसको बोला जाता है पीएम जनमन, जनमन, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासीय न्याय महाअभियान। विशेष रूप से कमजोर वर्ग, साथियों हमारे देश में जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनमें से कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में है। इंग्लिश में उसके लिए टर्म यूज किया जाता है प्रिमिटिव, और जो कमज़ोर स्थिति में है, जिनकी स्थिति नाजुक है, उसके लिए टर्म यूज किया जाता है वल्नरेबल। तो इस पे इसको बोला जाता है प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल यानी अनुसूचित जनजातियां ग्रुप्स, इन्हें बोला जाता है पीवीटीजी। ऐसी पूरे देश में कितनी पीवीटीजी हैं, कितनी जनजातियां हैं? 75। तो पीएम जनमन योजना पीवीटीजीज के लिए है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए पीएम जनमन अभियान चलाया जा रहा है। 75 पीवीटीजी जो भारत में है उनका विकास सुनिश्चित करना है। 12 जिलों की सभी 8 पंचायत समितियां इस योजना में शामिल हैं। 12 जिले की 8 पंचायती योजना है, क्योंकि 12 जिले में ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पर 8 पंचायत समितियाँ इस योजना में शामिल हैं। राजस्थान में केवल एक पीवीटीजी है, उसका नाम है सहरिया, इसीलिए केवल 12 जिले की है, वरना तो जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जो एरिया है जहाँ ट्राइबल बेल्ट ज़्यादा है। बट ये योजना उन ट्राइबल्स के लिए नहीं है, ये योजना ट्राइबल्स में भी जो सबसे पिछड़े हुए हैं पीवीटीजीज उनके लिए है। प्रावधान क्या क्या है इसके? आवासहीन सहरिया परिवारों को 2 लाख रुपए की सहायता से आवास निर्माण करना। तो पीवीटीजी पीएम जनमन जो है इज फॉर पीवीटीजीज। 75 इंडिया में, 1 राजस्थान में, कौन सी? सहरिया। तो क्या क्या होगा इसमें? आवासहीन परिवारों को 2 लाख रुपए की सहायता से आवास निर्माण। 2 लाख रुपए की सहायता देनी है क्या? नहीं, सहायता दे के घर बनवाना है। तो आवास निर्माण कितने के हिसाब से? 2 लाख रुपए के हिसाब से। शौचालय निर्माण हेतु 12,000 रुपए की सहायता। ये कौन से कंपोनेंट के अंतर होगा? स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत। तो शौचालय के लिए 12,000। मनरेगा के तहत अकुशल मानव दिवस पारिश्रमिक 23,940। तो रोजगार मनरेगा के तहत कितना? 23,940। तो कुल सहायता राशि लगभग 2,35,000 रुपये हो जाती है। 2,35,000 रुपये कुल सहायता राशि। 23,000 ये, 12,000 ये, 35,000 और 2 लाख रुपए ये। पीएम आवास योजना में हमने देखा था 1,20,000 प्लस 12,000 प्लस रोजगार मनरेगा के तहत कितने दिन का? 100 दिन का। यहाँ पर इनके लिए अतिरिक्त रोजगार है सहरिया, खेरुआ, कथौड़ी। तो आप उस अतिरिक्त रोजगार को जोड़ के भी जब राशि निकालेंगे तो वो 23,940 ही आएगी, न्यूनतम पारिश्रमिक जोड़कर। न्यूनतम पारिश्रमिक लीजिए, उसको जितने दिन की इनके काम मिलेगा मनरेगा के अंतर्गत वो लीजिए, तो ये आ जाएगा। तो कुल पीवीटीजी स्कीम यानी जनमन के तहत, पीएम जनमन के तहत राजस्थान में एक परिवार को कितने की सहायता मिलेगी? 2,35,000 रुपये। परिवार को मिलेगी, व्यक्ति को मिलेगी? परिवार को मिलेगी, क्योंकि आवास बन रहा है तो आवास तो परिवार के लिए ही होगा। आइए, तो मुख्य कार्य देखिए कि क्या क्या है। विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करना, 77वें संविधान संशोधन की भावना के अनुसार पंचायतों में शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना। ग्राम सभा को पावरफुल बनाया गया है। ग्राम सभा पावरफुल है ही इसीलिए तो विकेंद्रीकरण की बात हो रही है, ठीक है। सोशल ऑडिट की बात हो रही है। ग्राम सभा काम निर्धारित करती है, अंकेक्षण करती है। पेशा कानून यानी कि जो शेड्यूल एरियाज़ में जो कानून है उसमें अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के अधिकार को प्रभावी रूप से लागू करना है। कार्मिक भर्ती और प्रशासनिक कार्य क्या क्या है? पंचायत संस्थाओं में कार्मिक भर्ती, पंचायत संस्थाओं में, कहाँ पर? पंचायत संस्थाओं में कार्मिक भर्ती और प्रशासनिक कार्यों का संचालन किया जाएगा। क्षमता निर्माण क्या होता है? कैपेसिटी बिल्डिंग, मैंने बताया था कि किसी काम को कर सकने की क्षमता, उसका निर्माण करना। महिला प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों की क्षमता एवं नेतृत्व प्रशिक्षण सुनिश्चित करना। योजना समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन, सभी विभाग, सभी स्टेक होल्डर, चाहे वो विभाग हो या लाभार्थी हो या सरकार हो, उनके मध्य कोऑर्डिनेशन स्थापित
होना चाहिए। फिर आता है ग्राम सभाओं को सशक्त बनाना। ग्राम सभाओं को सशक्त बनाना विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करने का ही एक तरीका है। ग्राम सभाओं को हम सशक्त बना ही रहे हैं, वो हमने मनरेगा कानून के अंतर्गत देखा ही था। गरीबों से जुड़ी योजनाओं का क्रियान्वयन, पंचवर्षीय वित्त आयोग है, 15 वित्त आयोग है, ये योजनाओं का क्रियान्वयन में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो आती है फाइनेंस की। इस फाइनेंस की समस्या को सुधारने के लिए, इस फाइनेंस की समस्या को ठीक करने के लिए वित्त आयोग बनाए गए हैं। वो वित्त आयोग ये बताते हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक, सेंट्रल लेवल से लेकर डिसेंट्रलाइज्ड गांव के ग्राम सभा तक फंड की पहुंच किस तरीके से होगी, फंड कैसे कलेक्ट होगा, वो फंड किस रेशो में आगे जाकर बटेगा। तो उसके लिए पंचवर्षीय वित्त आयोग होते थे, फिर 15 राज्य वित्त आयोग बना, स्वच्छ भारत मिशन, ग्राम स्वराज अभियान, ये भी सब चीज़ इसमें है। क्षेत्रीय पिछड़ेपन को कम करना, ये हमने देखा ही है। एरिया रीजनल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी बने हैं, उनमें भी पंचायतों को सुदृढ़ करना है। ग्रामीण क्षेत्रों, ये सब वो काम है जो हम इस सेक्शन के अंतर्गत पढ़ रहे थे कि ग्रामीण विकास और समावेशिता की हम बात कर रहे थे। अपशिष्ट प्रबंधन, इसको बोलते हैं वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट, ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छ पर्यावरण सुविधाएं प्रदान करना, ये सब भी यहाँ पर काम होंगे। घर घर शौचालय, ई गवर्नेंस और पारदर्शिता। घर घर शौचालय स्वच्छ भारत मिशन के तहत लागू किए जा रहे हैं। फिर शौचालय बनाने के लिए अलग अलग स्कीम के में वित्तीय सहायता भी दी जा रही है। ई गवर्नेंस और पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी भी एंश्योर इसमें की जाएगी। अगला देखते हैं बायोफ्यूल प्राधिकरण। ये मिशन 4 सितंबर 2005 से लागू होता है। अब देखिए मुख्य अध्यक्ष कौन है, मुख्यमंत्री। जो मैंने आपको पेजेस ऐड करवाए हैं उसमें एक पेज का छोटा सा पार्ट ये भी करते चलिए कि किसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं, किसके अध्यक्ष चीफ सेक्रेटरी होंगे, किसके अध्यक्ष कोई और होंगे। तो वो हम कंटिन्यू चीज़ें आएंगी, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बायोफ्यूल अथॉरिटी यानी बायोफ्यूल प्राधिकरण यानी बायोफ्यूल अथॉरिटी, इसमें मिशन 4 सितंबर 2005 को लागू होता है। अध्यक्ष इसके मुख्यमंत्री हैं। इसके लिए पॉलिसी आती है 2006 में और अथॉरिटी प्राधिकरण बनता है 2007 में। राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड, इसका गठन कब किया जाता है? 22 दिसंबर 2016, याद रखना है। ये बोर्ड्स और जो ये अथॉरिटीज़ हैं इनकी डेट्स याद रखना जरूरी है क्योंकि इनमें डेट्स ही दी हुई हैं इकोनॉमिक सर्वे में मेनली। पुनर्गठन इसका 11 फरवरी 2022, याद रखने का तरीका है 11 दूनी 22। पर किसकी है ये? तो बंजर भूमि और चारागाह विकास बोर्ड की। बायोफ्यूल रूल कब आए हैं? बायोफ्यूल नियम आए हैं 30 अप्रैल 2019 को। बायोफ्यूल डे मनाया जाता है 10 अगस्त को। तो ये इसमें से आपको सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे पोटेंशियल क्वेश्चंस हैं, इनको मैं वापस एक बार बता देता हूँ। बायोफ्यूल अथॉरिटी बनी है, कब बनी है बायोफ्यूल अथॉरिटी? 4 सितंबर 2005 को बनी है। और देखिए 4 सितंबर 2005 को बायोफ्यूल अथॉरिटी बनी है, अध्यक्ष इसके मुख्यमंत्री होते हैं। पॉलिसी आई 2006 में, अथॉरिटी बनी 2007 में। बायोफ्यूल मिशन लागू हुआ था 2005 में, 5 के बाद पॉलिसी आई कि हम ऐसे करेंगे, फिर अथॉरिटी बनी 2007 में। तो अथॉरिटी कब बनी है? 2007 में। मिशन कब का है? 2005 का। दूसरा आया राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड, कब बना है? 22 दिसंबर 2016। लेकिन इसका पुनर्गठन कब हुआ है? पुनर्गठन हुआ है 11 दूनी 22 को। ठीक है। बायोफ्यूल रूल कब आए हैं? 30 अप्रैल 2019 को। और बायोफ्यूल डे मनाया जाता है 10 अगस्त को। प्रवासी आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त से, मुझे याद आया, ये बताइए आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो 2 क्वेश्चन हो गए आपके कमेंट सेक्शन के लिए। राजस्थान जैव ईंधन 2019 करने वाला पहला राज्य है, ये आपको याद रखना है। ये कई बार अभी इस बार क्वेश्चन में पूछा गया था, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है। तो राजस्थान पहला राज्य है। बायोफ्यूल प्राधिकरण की गतिविधियां और उपाधियां हम देख लेते हैं एक बार। देखिए, राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड के कार्यों एवं उत्तरदायित्व का निष्पादन कौन करेगा? वो करेंगे उत्तरदायी का निष्पादन करना है। क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों, तो पहला काम तो क्या हो गया? राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड के कार्य क्या क्या हैं और उनकी जिम्मेदारियों का निष्पादन करना है, उत्तरदायित्व का। ये बात कर रहे हैं हम बायोफ्यूल प्राधिकरण और चारागाह विकास बोर्ड की। क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में आय के वैकल्पिक अवसर सृजित करने हेतु महात्मा गांधी नरेगा यानी मनरेगा एवं अन्य विभागों के साथ मिलकर और खाद्य तेलीय फसलों, देखिए इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नीचे छुप गया, को बढ़ावा देके रोपण को बढ़ावा देना है। तो देखिए बायोफ्यूल प्राधिकरण की बात चल रही है, बायोफ्यूल अथॉरिटी,
बायोफ्यूल अथॉरिटी की जो बात चल रही है, इसके तहत राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह, क्योंकि चारागाह विकास बोर्ड बना हुआ है, इसके कामों का निर्धारण करना इसका काम है, काम का मॉनिटरिंग करना इसका काम है, और साथ ही आदिवासी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में आय के वैकल्पिक अवसर सृजित करना इसका काम है। और इसमें ये देखने की जरूरत ये भी है कि अन्य विभागों के साथ मिलकर गैर खाद्य तेलीय फसलों के रोपण को बढ़ावा देना है। तो कौन कौन सी फसलों के रोपण को बढ़ावा देना है? ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैर खाद्य तेलीय फसलें, इनके रोपण को बढ़ावा देना है। तो कौन कौन सी फसलें इसमें आएंगी? रतनजोत के बाद आएगा करंज, फिर आएगा महुआ और आएगा नीम। तो नीम, महुआ, करंज, रतनजोत। KLMN हम सब पढ़ते हैं, KLMN, KLMNO, KLMNO हम पढ़ते हैं। हमें नहीं पढ़ना है KLMNO, हमें नहीं पढ़ना है KLMNO, हमें पढ़ना है KRMN, करमन, करंज, रतनजोत, महुआ, नीम। KRMN करमन, KLMNO नहीं पढ़ना है, KRMN पढ़ना है। क्या हो गया? करंज, रतनजोत, महुआ, नीम, इनके उत्पादन यानी रोपण के को बढ़ावा दिया जाएगा। अब इसकी उपलब्धियां क्या हैं? सरल और समयबद्ध पंजीकरण प्रक्रिया की सुविधा के लिए जैव ईंधन निर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं की ऑनलाइन पंजीकरण को सुदृढ़ किया गया। यानी कि बायोफ्यूल जो बना रहे हैं, जो उत्पादन कर रहे हैं बायोफ्यूल का, जैव ईंधन के जो निर्माता हैं और जो उनके विक्रेता हैं, बायोफ्यूल बनाया किससे? इनसे, करमन का करंज, रतनजोत, महुआ, नीम, इनका रोपण किया, रोपण से बायोफ्यूल बनाया। अब बायोफ्यूल बना के जो बेचा है तो उनका रजिस्ट्रेशन आसान हो जाए। आप देखिए, ये हम बायोफ्यूल अथॉरिटी पढ़ने की जरूरत क्या है? हम पढ़ रहे हैं समग्र ग्रामीण विकास। समग्र शब्द पे मैंने पहले जोर दिया था। समग्र ग्रामीण विकास का मतलब है पूरा एरिया में जो भी इंडस्ट्रियल काम कर रहा है या कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर रहा है तो उसका पूरे का विकास। तो बायोफ्यूल अथॉरिटी बनाई गई। बायोफ्यूल अथॉरिटी के लिए ये 4 हमने सोर्स लिए, इन 4 सोर्स के रोपण की जिम्मेदारी इनके ऊपर आई। फिर अब इसमें क्या होगा? रोपण हो गया, बायोफ्यूल बन गया। अब बायोफ्यूल बना और जो बिका उसके लिए रजिस्ट्रेशन सुविधा को आसान किया है, ये लिखा हुआ है इस लाइन में बस। बायोडीजल B100, तो बायोडीजल एक होता है बायोफ्यूल का ही एक टाइप है बायोडीजल। बायोइथेनॉल का संयंत्र मैंने करंट अफेयर सितंबर की क्लास में बताया था, कहाँ लगा है? नेवली लिग्नाइट असम में, नेवली लिग्नाइट नहीं सॉरी, नुमालीगढ़ रिफाइनरी असम में। बायोडीजल B100 उत्पाद, जैसे E20 की बात होती है ऐसी बायोडीजल B100 उत्पादकों, वितरकों और खुदरा विक्रेताओं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया का विकास, ये दूसरी चीज़ हो गई। तो बायोफ्यूल जिनने बनाया और जिन्होंने जो बेच रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन। फिर बायोडीजल B100 के उत्पादकों, वितरकों और खुदरा विक्रेताओं, उत्पादन किया मैं बेचूंगा डीलर्स को, मैं डायरेक्ट मार्केट में नहीं बेचूंगा, डीलर्स बेचेंगे मार्केट में, मार्केट से जाएगा आगे। तो ये वितरक हैं, ये होते हैं डीलर्स। राजस्थान प्रथम राज्य है जिसने बायोडीजल बीटेल की खुदरा व्यक्ति के विनियमित करने के लिए नियम बनाए हैं। तो राजस्थान ऐसा कैसा राज्य है? पहला राज्य है। ये आपका बायोफ्यूल अथॉरिटी हो गई। आप कहीं और से पढ़ते हैं, बायोफ्यूल अथॉरिटी पढ़ते हैं और सीधा सीधा उसको छोड़ देते हैं, नियम देख लेते हैं, डेट देख लेते हैं, बाकी सब चीज़ छोड़ देते हैं। आप देखिए यहाँ से कितने क्वेश्चन बन गए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही बन गया आपका, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपका ये बन गया, करमन कौन कौन सी फसलें हैं। फिर आता है कि राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह बोर्ड किसके अंतर्गत काम कर रहा है, इसकी डेट क्या है, ये पुनर्गठित कब हुआ, ये मिशन कब आया, ये मिशन की पॉलिसी कब आई, पॉलिसी लागू कब हुई, ये सब चीज़ें हो गई। उसके बाद आइए इसकी उपलब्धियाँ क्या क्या है। सरल और समयबद्ध पंजीकरण के लिए क्या क्या किया गया है। बायोडीजल B100 क्या है, राजस्थान राजस्थान से पहले भी किसी ने ऐसा काम किया है? तो ऐसा काम किसी ने राजस्थान से पहले नहीं किया है। यहाँ हमारा ये वाला सेक्टर कंप्लीट होता है, ग्रामीण, समग्र ग्रामीण विकास वाला। अगले चैप्टर में हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तीसरा चैप्टर 4 पार्ट में बनेगा आपका, तीसरा पार्ट ये है और अगले चैप्टर में हम इसको पूरा कर देंगे। ये देखिए
ये वाला जो पोर्शन है समग्र ग्रामीण विकास वाला, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने ये सब चीज़ें पढ़ ली हैं। हमने क्षेत्रीय विकास रीजनल डेवलपमेंट प्रोग्राम पढ़े हैं, जैसे जिसमें मगरा मेवात बॉर्डर वाले पढ़े थे। डायग्राम के हिसाब से, मैप के हिसाब से हमने इस चीज़ को देखा, समझा। फिर हमने कुछ योजनाएं पढ़ी, सांसद आदर्श ग्राम योजना क्या है, मुख्यमंत्री नवाचार क्या है, बहुत सारी हमने योजनाएं देखी हैं। फिर योजनाएं देखने के बाद बायोफ्यूल अथॉरिटी देखी है, और यहाँ पर हमने सामाजिक ग्रामीण विकास और सामाजिक समावेशन ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, ये वाला खंड कंप्लीट कर लिया है। और ये 4 पार्ट हो चुका है, यानी 2/3 टर्म पढ़ चुके हैं। एक पार्ट और बचा हुआ है, उसके बाद हम इस क्लास को लेकर आगे बढ़ेंगे। इस चैप्टर को हम अगली क्लास में ख़त्म कर देंगे। ठीक है साथियों, चलिए तब तक पढ़ते रहिए, बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, और अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।